जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के मेंस का जो सिलेबस स्टार्ट किया था, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने उसका इंट्रो दिया है। ये मेरी सेकंड क्लास है जिसमें मैं हिस्ट्री एंड कल्चर फर्स्ट यूनिट जो है हमारे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस का फर्स्ट पेपर और पेपर पार्ट ए फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री एंड कल्चर और इसका फर्स्ट चैप्टर है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हड़प्पा सभ्यता से 10वीं सदी तक। कहाँ से लेकर हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं सदी तक हमको इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बताना है। ये हमारी पहली यूनिट है। इसमें मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। फ्रेंड्स, मैंने इसके सिलेबस को, मेंस के सिलेबस को इस तरीके से कवर किया है कि उसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे जो आपको प्री के लिए मदद करेंगे और आपको 3 नंबर के, 6 नंबर के और 11 नंबर का जो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्टीशन हुआ है यूनिट का, उसके हिसाब से मैंने इसमें सिलेबस बनाए हैं। मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं ये, और जिसमें मैंने आपको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक में 3 नंबर का कैसे लिखना है, 6 नंबर का कैसे लिखना है और 11 नंबर में कैसे लिखना है। और जब मेरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, तो देन मैं इसकी नेक्स्ट जो क्लास लाऊंगी उसमें आपके लिए इसके एमसीक्यू लाऊंगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू लाऊंगी। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इसमें प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी जो कि हर यूनिट से 30 नंबर का आता है, तो 30 नंबर के हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगी। इसके बाद मेरी नेक्स्ट जो रहेगी चैप्टर 1 के बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से रिलेटेड 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू लाऊंगी। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय इतिहास के स्रोत से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। पहला आया था मेगास्थनीज जो कि 3 नंबर का पूछा गया था 2014 में। 2015 में आया था ऋग्वेद से रिलेटेड 3 नंबर का। 2016 में पूछा गया था मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। 2017 में आया था बेरूनी जो कि 3 नंबर में पूछा था। और 2018 में आया था रहला के बारे में 3 नंबर में पूछा गया था। ये कौन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। इनसे रिलेटेड आंसर इस वीडियो के डिटेल्स में आपको मिलेंगे। आप खुद पता लगा सकते हैं, खुद ही जान जाएंगे कि 3 नंबर में कैसे लिखा जाता है आंसर और 6 नंबर में कैसे और 11 नंबर में किस तरह से लिखा जाएगा। पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं। मेरा ये पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले भारत का इतिहास, हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से हम इसको जानते हैं। और भारतवर्ष भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, क्या है भारतवर्ष मतलब भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भरत की संतान किसमें हमको मिलता है? महाकाव्य तथा पुराणों से हमको जानने को मिलता है कि भारत को भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भरत की संतान है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान कहा है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, क्या था कि जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इन लोगों ने सिंध यानी कि हिंद से प्रोनाउंस किया था। और सिंधु के कारण ही इन लोगों ने, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया था। भारत में मानव के अस्तित्व की पहचान 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से भारत में मानव का अस्तित्व 3000 से लेकर 3 लाख से लेकर 2 लाख तक ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अध्ययन का आधार है सोन घाटी तथा दक्षिणी भारत में बहुतायत में पाए गए प्राचीनतम पत्थर के औजारों के अध्ययन के आधार पर। हमको कैसे पता चला कि मानव का अस्तित्व कब आया? हमको पता चला प्राचीन पत्थर जो पाए गए हैं उन पत्थरों के जो औजार हैं उनका अध्ययन कर हमको
मिला है कि कब कौन सा युग आया, कब कौन सा मानव आया और उनका अस्तित्व कब से आया, ये हमको प्राचीनतम पत्थर के औजारों से पता चलता है। आधुनिक मानव का अस्तित्व आया 36,000 ईसा पूर्व में। आदिम मानव का इतिहास आया है 8,000 ईसा पूर्व में। मध्य पाषाण युग 8,000 ईसा पूर्व में और नव पाषाण युग 4,000 ईसा पूर्व में। ताम्र पाषाण युग 1800 ईसा पूर्व में आया है। हमें ये साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण युग में और ताम्र पाषाण युग में। छोटा नागपुर में हमको इसके साक्ष्य मिले हैं और ताम्र पाषाण और आधुनिक पाषाण के हमें साक्ष्य मिले हैं। हिस्ट्री, ग्रीक वर्ल्ड हिस्टोरिया, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री किसने निकाली है? एक हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया का, और हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम किसी का इतिहास में अतीत का अध्ययन जो करते हैं उसको हिस्टोरी का कहा जाता है। इतिहास के जन्मदाता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि कौन थे? यूनानी थे। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का यूज़ सबसे पहले किया। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का यूज़ किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हेरोडोटस ने की है। फ्रेंड, ये फैक्ट हैं, ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, उसका जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस है। और ये शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? हेरोडोटस ने किया था। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? हेरोडोटस ने की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आते हैं कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो आंसर क्या आएगा आपका? हेरोडोटस। नेक्स्ट हमारा चैप्टर, हमारा जो स्टार्ट होता है चैप्टर, इसमें चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि इसका हमने टाइटल भी रखा हुआ है। हम प्राचीन भारत के इतिहास को 4 उसमें डिवाइड करते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें संस्कार, हमारी संस्कृति चलती है वो। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ हैं उनसे हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट मिलती है विदेशियों का विवरण, जो दूसरे देशों के जो विदेशी हैं जो हमारे देश में आए हैं, हमारे देश में आकर उनने शोध किए हैं, उनसे हमको पता चलता है। और चौथा हमारा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पत्थरों के जो औजार थे उनसे हमें पता चला कि ये कितने साल पुराने हैं। ये सब ज्ञान हमें काय से मिलता है? किससे मिलता है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें मैंने दोनों धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को साथ में मिलाकर इसका डेटा, इसका कंटेंट इकट्ठा किया है। ये हमको जानकारी मिलती है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। इससे हम ये जानते हैं कि जो सबसे पहला, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेद व्यास ही को हम कहते हैं रामायण के रचनाकार। वेद हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। हमारे वेद कितने होते हैं फ्रेंड्स? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसमें से हमारा जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और अर्थवेद हमारा सबसे आखिरी का वेद माना जाता है। अंतिम वेद हमारा है अर्थवेद। ओके, हम इनको डिटेल से देखते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। ऋग्वेद की परिभाषा क्या है? कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। क्या है? कि ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का एक संग्रह है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में कि ऋग्वेद क्या होता है? क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। इसमें क्या क्या है? 10 मंडल हैं फ्रेंड्स, 10 मंडल, 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ इसमें हैं। और इसके पाठ्यकर्ता को, यानी जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली थी, उनका जो इतिहास था, उसका ज्ञान हमको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र,
मिला है, जो किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। फ्रेंड्स, किसने लिखा है, गायत्री का मंत्र विश्वामित्र ने लिखा है, जो कि तीसरे मंडल में है और किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारा गायत्री मंत्र है। 8वें मंडल में हमको मिलता है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा कहते हैं। 8वें मंडल से हमें ये पता चला कि जो हाथों से लिखी हुई ऋचाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। फ्रेंड, ये फैक्ट में आ सकता है कि खिल क्या होता है, तो क्या होता है, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। हमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की आदि स्रोत, हमें क्या चीज़ का स्रोत मिलता है 10वें मंडल में, कि पुरुष सूक्त जो चातुर्वर्ण समाज है उसके बारे में हमें कल्पना, उसके बारे में हमें ज्ञान मिला है। कार्य में किस में मिला, 10वें मंडल में। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान भी हमें ऋग्वेद में जानने को मिलते हैं, कि वामन अवतार के 3 पग वाला जो हमें व्याख्या मिलती है वो किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितनी, 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना ऋग्वेद में की गई है। फ्रेंड्स, हम लाइन बाय लाइन 10 मंडल देखते हैं कि आखिर इनमें क्या है, इनकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। जो प्रथम मंडल है उसमें जुआ से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट, द्वितीय जो हमारा मंडल है उसमें कृषि क्रियाओं की जानकारी मिलती है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र यानी जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है वो मिलता है, हम ये पहले देख चुके हैं। चतुर्थ मंडल में हमें कृषि अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलती है। और 5वीं जो हमारा मंडल है उसमें अग्नि तथा घोड़े का महिमा मंडल, यानी कि ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि की स्तुति से होती है। जब ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद शुरू करते हैं तो उसको सबसे पहले अग्नि की स्तुति करते हैं, और ये हमारे 5वें मंडल में है, अग्नि तथा घोड़े का महिमा मंडल। नेक्स्ट, हमें जो छठा हमारा मंडल है, छठा हमारा जो इसमें मंडल है, इसमें हमें क्या मिलते हैं छठे मंडल में, इसमें हरियुपिया शब्द की चर्चा है। हरियुपिया के बारे में जानकारी हमें 6वें मंडल में मिलती है। हमारा जो 7वां मंडल है उसमें 10 राजाओं के युद्ध तथा वरुण देव की पूजा की चर्चा हुई है। यह हमें जानकारी किस में मिलती है, 7वें मंडल में मिलती है। हमारा जो 8वां मंडल है, अनार्यों का उल्लेख हमें किस में मिलता है, 8वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल, यह सोम मंडल को समर्पित है। जो सोम है, सोम जी के बारे में जानकारी हमें मिलती है 9वें मंडल में। इसमें एक प्रसिद्ध भाषण चर्चा मिलती है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अनाज पीसती हैं। ये लाइन हमें 9वें मंडल में मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने इसको इतने डिटेल में इसलिए दिया है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा इतने डिटेल में 10 मंडल के बारे में, लेकिन मैंने इसमें इसलिए डाला है कि अगर आपका ऋग्वेद के बारे में या वेद के बारे में ही 11 नंबर में आ रहा है या 6 नंबर में आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं 10 मंडल के बारे में बताकर। और यजुर्वेद, अर्थववेद और सामवेद के बारे में आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आपको 11 नंबर में आंसर लिखना है वेद का तो आप उसको इतने डिटेल से लिखेंगे तो आराम से आपको 11 में से 10, 9 नंबर या 11 नंबर आपको मिल जाएंगे। हमारा जो 10वां मंडल है, हमारे 10वें मंडल में पहले तो मिलता है इसमें एकत्ववाद, बहुदेववाद तथा सर्वेश्वरवाद का उल्लेख है। दूसरा जो है, सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है एक मसत विप्र बहुधा वदंती, ये हमको 10वें मंडल में मिलती है जानकारी। नेक्स्ट, समस्त विश्व को ही गांव मानते हुए वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा मिलती है कि जो हमारा पूरा विश्व है ये एक गांव है, एक परिवार है, ये हमको मिलती है। ये जानकारी हमें मिलती है 10वें मंडल में। नेक्स्ट, हमारा जो चौथी जानकारी हमें 10वें मंडल में मिलती है कि सरस्वती वंदना, नदी स्तुति, विवाह, इसे संस्कार माना गया है। जो सरस्वती वंदना है, जो नदी स्तुति है और जो विवाह है, ये एक प्रकार का संस्कार है। ये हमें फ्रेंड्स, में संस्कार के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है मैंने, आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि संस्कार जो है आपके प्री के मेंस जो हम ये यूनिट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, इसमें इस सिलेबस में कवर की है,
क्योंकि संस्कार के बारे में आता है। ये 6ठी सदी में चल रहे, 6ठी सदी में संस्कार को बनाया गया था, संस्कार की गणना की गई थी। इसकी फुल डिटेल आपको मिलेगी और ये इस संस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी 3 नंबर में आ चुका है हमारे प्रीवियस पेपर में। और जो नाटक है, नाटक को संवाद में की चर्चा की गई है। 5वां जो है इस मंडल के एक सूक्त पुरुष, सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ये हमारे 10वें मंडल में है। नेक्स्ट उल्लेख जो हुआ है इसमें नजदीय सूक्त में ब्राह्मण की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। ये किस में आता है? हमारे 10वें मंडल में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद की परिभाषा क्या है? शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करना। ये क्या है? इसकी परिभाषा है यजुर्वेद की कि हम शास्त्र पाठ जो मंत्र हैं, जो बलि है, उसके समय जो हम जिन नियमों का पालन करते हैं वो हमें यजुर्वेद में मिलता है और इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। नेक्स्ट हमारा आता है सामवेद। सामवेद की परिभाषा है गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। क्या जो हम ऋचाएं गा सकते हैं उनका संकलन हमें सामवेद में मिलता है और इसके पाठकर्ता हैं उद्रात। इसके पाठकर्ता कौन है फ्रेंड्स? उद्रात। और इसकी विशेषता ये है कि भारतीय संगीत का जनक, अगर भारतीय संगीत का जनक किसी को कहा जाता है तो वो कौन है? हमारा सामवेद है। फ्रेंड्स ये ट्रिक आप याद कर लेना, रहो या सुनो। हमारे रहो या सुनो, ये रहो से रा से ऋग्वेद है और हो से होत्र, इसके पाठकर्ता होत्र। या से हमारा यजुर्वेद है और आ से हमारा अथर्वयु, इसके पाठकर्ता। और सामवेद में सुनो से सा से सामवेद और ना से ऊ से हमारा उद्रात है, ये हमारे पाठकर्ता हैं। पाठकर्ता की ट्रिक है ये सुनो या रहो, सॉरी फ्रेंड, रहो या सुनो। नेक्स्ट हमारा अथर्ववेद आता है। इसके रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि को इसके रचयिता कहा जाता है। और विशेषता क्या है इसकी कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि का वर्णन हमें अथर्ववेद से मिलता है। यानी पूजा पाठ के साथ साथ तंत्र मंत्र के बारे में भी हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। कन्या जन्म, फ्रेंड यहाँ पे कन्या है, कन्या जन्म की निंदा करता है कौन? अथर्ववेद। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति की पुत्रियों का नाम क्या है? सभा और समिति। इसका उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना। वेदों को किस तरीके से समझा जाता है उसकी 6 वेदांग है। एक है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये इसके कौन है? वेदांग हैं। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण पुराणों में मिलता है। क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में। जिसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष और इनके पुत्र अग्रशुभा। फ्रेंड ये याद रखना कि हमारी जो पुराण हैं इनके रचयिता जो कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। याद रखना कि उग्रश्रवा किसके पुत्र हैं? लोमहर्ष के हैं, क्योंकि ये फैक्ट में पूछा जा सकता है कि उग्रश्रवा और लोमहर्ष के बीच में क्या संबंध है? तो पुत्र और पिता का संबंध है। और इनकी संख्या कितनी है? 8। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 8। राजाओं की वंशावली 5। जो राजाओं की 5 वंशावली किस किस पुराण में पाई गई है? एक मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इन 5 में राजाओं की वंशावली हमें मिलती है। वंशावली यानी कि वंश के बाद एक जो वंश को आगे बढ़ाते हैं उन सब की डिटेल हमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण से मिलती है। और जो हमारा मत्स्य पुराण है, हमारा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथ में। फ्रेंड्स ये प्रमुख ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फैक्ट हैं ये सब जो कि हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं बुक, एक कॉलम में आपको बुक मिलेगा, एक में आपको राइटर मिलेगा और एक उनसे संबंधित जो फैक्ट है वो मिलेगा। तो जो अष्टाध्यायी बुक है वो किसने लिखी है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी बुक पाणिनि ने लिखी है और इसमें फैक्ट क्या है? ये संस्कृत व्याकरण। इसमें आपको संस्कृत व्याकरण की व्याख्या मिलेगी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। और
विशाख दत्त ने लिखी है। इसमें फैक्ट क्या है, मौर्य काल के बारे में। आपको इसमें किसकी जानकारी मिलेगी, मौर्य काल की जानकारी आपको मुद्रा राक्षस में मिलेगी, जिसके राइटर हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट बुक है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसने लिखी है, अश्व घोष ने लिखी है, जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको गौतम बुद्ध की जानकारी बुद्ध चरित से मिलेगी, और ये किसने लिखी है, अश्व घोष ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त की 2 रचनाएं हैं, एक है मुद्रा राक्षस, एक है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम में आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजा बनने की जानकारी मिलती है। फ्रेंड, विक्रमादित्य के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के समय थे, और इन्हें विक्रमादित्य द्वितीय भी बोला जाता है। महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने लिखी है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी आपको महाभाष्य में मिलती है, और इनके राइटर कौन है, पतंजलि इनके राइटर हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, और इसमें लिखा है मौर्य काल से संबंधित आपको जानकारी मिलती है, किसमें, अर्थशास्त्र में। तो फ्रेंड्स, याद रखना, अर्थशास्त्र के राइटर हैं कौटिल्य यानी कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, और इसमें आपको जानकारी मौर्य काल के बारे में मिलती है। मालवाक अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी है, और इसमें आपको शुंग काल के बारे में जानकारी मिलेगी। किसके बारे में, शुंग काल के बारे में जानकारी मालवाक अग्निमित्रम में मिलेगी, जिसके राइटर कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के राइटर कौन है, कालिदास, और इसमें आपको किसकी जानकारी मिलेगी, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की कहानी में, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। नाम से समझ में आता है कि इसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको हर्षवर्धन के बारे में व्याख्या मिलेगी हर्षचरित में, जो कि लिखी है बाणभट्ट ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है चंदर वरदाई ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। राजत रंगिणी तो पहले भी प्रीवियस ईयर में फैक्ट यानी कि प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि राजत रंगिणी के लेखक कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स, कल्हण। किसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, कश्मीर के राजवंश के बारे में आपको जानकारी राजत रंगिणी में मिलेगी। पुराण किसने लिखे, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, दोनों पिता पुत्र हैं। ये हम पहले देख चुके हैं कि उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र हैं, जिनने पुराण लिखी है। नेक्स्ट आता है चचनामा किसने लिखी है, अली अहमद ने। अरबों की सिंध विजय, अरबों ने जो सिंध विजय की थी, इसकी जानकारी हमें चचनामा में मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है गार्गी संहिता किसने लिखी है, कात्यायन ने। और इसमें हमें क्या मिलता है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, भारत में जो यवन आक्रमण हुए हैं उनकी जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलेगी। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी बुक्स थी जिन्हें हम कह सकते हैं भारत के इतिहास के स्रोत जो हमें मिले हैं वो इन बुक्स से भी मिले हैं। इन बुक्स के हमने राइटर देखे, इसकी हमने फैक्ट्स देखे। यहाँ पे आप इनको ज़रूर नोट करना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको इसकी पीडीएफ भी मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप सागर ज्ञानार्जन में आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और भी बाकी जो वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों से हमें क्या प्रमुख जानकारी मिलती है। पहले देखते हैं यूनानी और रोमन लेखक। यूनानी और रोमन लेखक क्या कहते हैं हमारे देश के बारे में, हमारे प्यारे भारत देश के इतिहास के बारे में, कि टेशियस ने क्या बताया हमारे देश में, कि ईरान का जो ये कौन था, राजवेद था, जिनने हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं हेरोडोटस, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं कि इतिहास का पिता, इतिहास के जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस का संबंध हमें इस बुक में मिलता है कि भारत और फारस के बीच में क्या संबंध था। सिकंदर के साथ निरियाकस, एनेस्क्रिप्ट्स और आइसोटेबल्स नामक लेखक आए। सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे, निरियाकस,
आनेसिक्रंट्स और आस्ट्रोबेलुस, ये हमारे देश में आए थे सिकंदर के साथ। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में हमने देखा था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ने क्या हमारे देश के बारे में बताया, उसकी चर्चा करो, 6 नंबर में आया। और मेगास्थनीज सेपरेट 3 नंबर में भी पूछा जा चुका है। तो मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त के राज दरबार में मेगास्थनीज आया था। पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी हमको मिलती है। फ्रेंड्स, इससे हमको क्या क्या फैक्ट पता चलता है? एक तो ये कि जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। और सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का मंत्री था। किसका? सिकंदर अलेक्जेंडर महान का मंत्री था। इनने पुस्तक लिखी है इंडिका, जिसमें मौर्य युग और संस्कृति समाज के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक है फ्रेंड? इंडिका। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ चुका है कि इंडिका के लेखक कौन है? कौन है? मेगास्थनीज। डाइमेकस, डाइमेकस ने हमारे प्राचीन भारत के बारे में क्या बताया है? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। और बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार का। मौर्य युग से संबंधित, ये भी कौन थे? मौर्य युग से संबंधित। हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो भी हमारे मौर्य युग से संबंधित है। मौर्य युग के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और जो बिंदुसार थे ये अंतिम शासक थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वंश राजवंश के बारे में डिटेल चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 48 राजवंश की विस्तृत जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सारे वंश हैं उसमें, उसके संस्थापक, उसकी राजधानी, उसके अंतिम शासक, उनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उनसे जुड़े हुए कंटेंट, उनकी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, आप ज़रूर देखना। वंश के बारे में मैंने सारे वंश को डिटेल से बताया है, आपको बहुत मदद करेगा प्रीलिम्स में। और जो डाइमेकस, कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चलता है कि जो सीरियन नरेश थे एंटियोकस, उनके ये तो पहली बात राजदूत थे। कौन थे? डाइमेकस। और बिंदुसार के राज दरबार में आए थे और ये मौर्य युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है डायोनीसियस। डायोनीसियस मिशनरीज टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? टॉलमी नरेश, सॉरी मिशन के जो नरेश थे टॉलमी फिलेडेल्फस, उनके राजदूत थे। कौन? डायोनीसियस। नेक्स्ट हमारे आते हैं टॉलमी। टॉलमी भी पहले पूछे जा चुके हैं। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक है। भारत का भूगोल, फ्रेंड याद रखना, भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखी हुई है। और किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्लिनी। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है प्लिनी ने। किसने लिखी है? प्लिनी ने। भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। हमें नेचुरल हिस्ट्री में किस किस के बारे में मिलता है? भारत में पाए जाने वाले पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है नेचुरल हिस्ट्री में। फ्रेंड याद रखना, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। कौन है फ्रेंड्स? प्लिनी। प्लिनी के बारे में भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन है? पहले तो है फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है फ्रेंड? विक्रमादित्य, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, गुप्त वंश के शासक थे वो। फाहियान इनके राज दरबार में आए थे। मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है हमें किसमें? फाहियान की जो पुस्तक है उसमें। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। क्या बताया? कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सुखी और समृद्ध थी। फ्रेंड, ये हमारे एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फाहियान हमारे मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन करते हैं। और इन्होंने हमारी मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। जो कि और कौन इनका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इनको जानकारी मिली ये एकत्र करके 3 वर्ष की यात्रा कर वापस चले गए। इनने एकत्रित की जानकारी बौद्ध धर्म की और ये 518 ईस्वी में
भारत आए थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं ह्यूएन सांग भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पेपर में आ चुके हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। जब उस समय क्या था, हर्षवर्धन का शासनकाल था। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया। फ्रेंड याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। आप ये फैक्ट जरूर याद रखना कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पे अध्ययन करने ह्यूएन सांग आए थे और इन्हें बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले गए। भ्रमण वृत्तांत इनने लिखा है सीयूकी नाम से इनका भ्रमण वृत्तांत प्रसिद्ध है। इनके भारत में आने का जो वृत्तांत है उसको किस नाम से जाना जाता है, सीयूकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का, 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था, शूद्र नामक व्यक्ति था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। याद रखना, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अपने समय में जो भारत का वर्णन है वो मिलता है और ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन इन्हें किया हुआ है। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन इत सिंह ने किया है। अब अरबी लेखक में कौन कौन है, अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। किस समय आया था, महमूद गजनवी के समय भारत आया। अरबी में लिखी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज किसने की, राजपूत कालीन की व्याख्या, राजपूत काल के बारे में व्याख्या भी अल बरूनी ने की है। नेक्स्ट है इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। रिहला भी हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि 3 मार्क्स में बताओ रिहला क्या है। तो रिहला क्या है, इब्न बतूता का वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है जो कि किस में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनने इनको क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और क्या हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। हमें क्या मिलता है, संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है समुद्रगुप्त का, और ये वीणा बजा रहे हैं एक मुद्रा में, ये हमें जानकारी मिलती है। फ्रेंड मैंने ये फैक्ट इसमें इसलिए शामिल किया, फैक्ट आएंगे इसमें कि किन चीज़ों से, मतलब हमारा टॉपिक ही ये है चैप्टर फर्स्ट का कि भारतीय इतिहास के स्रोत हमें इस सिक्के से, एक ये जो सिक्का ये हमें स्रोत बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो समुद्रगुप्त थे ये वीणा बजा रहे हैं, यानी कि ये संगीत प्रेमी हैं। नेक्स्ट है अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट, पुडुचेरी के पास में है। सर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, हमें रोमन सिक्के, हमें क्या स्रोत प्राप्त हुए हैं, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, अभी म्यांमार नाम से प्रसिद्ध है, पहले इसका वर्मा नाम था। मलाय स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। हमारे जो भारत के संबंध किस किस से थे, वर्मा से थे, मलाय से, कंबोडिया और जावा से हमारे संबंध अच्छे थे। नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण अभिलेख क्या क्या आते हैं। पहला हमारा है हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें कलिंगराज खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में हमें रुद्र दामन के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। मंदसौर में हमें मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर में प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। भीतरी एवं जूनागढ़ में हमें स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा में
हमें बंगाल शासक विजय सेन की जानकारी मिलती है। ये अभिलेख हैं कुछ जो मैंने इसमें शामिल किए हैं, आप इसकी लिस्ट ज़रूर लिख लेना। नेक्स्ट क्या स्रोत पता चलता है हमें कि अभिलेखों का अध्ययन, जो अभिलेख हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी। फ्रेंड ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईपीग्राफी क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन। तारानाथ, तारानाथ कौन थे? तिब्बती लेखक था। कौन था? तिब्बती लेखक। कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ की रचना की, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली। मार्को पोलो, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांडे देश की यात्रा पर आया था। किस देश की? पांडे देश की यात्रा पर। अब हम पुरातत्व संबंधी जानकारी देखते हैं, साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो देखते हैं। अभिलेख बोगाज कोई 1400 ईसा पूर्व से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। क्या मिलते हैं अभिलेख हमें? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य कौन है? अश्विनी कुमार देवता हैं, इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा आता है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? गरुण स्तंभ लेख से। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी हमें देने वाला अभिलेख है सौगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सौगौरा। भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ के लेख में मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख में? एरण अभिलेख में। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। क्या? जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है, और साहित्य की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो काशार्पण कहा जाता है। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखा? यवन शासकों ने। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स, और आप इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना मत भूलना, क्योंकि मैं उसमें आपको इसी वीडियो से, इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ लेकर आऊँगी जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे नोट्स आपके लिए प्री में भी हेल्प करेंगे, मेंस में भी हेल्प करेंगे। प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स टू वॉच माय